हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू अनदर वन ऑफ माय कॉमिक रिव्यूज़। तो दोस्तों, पिछले दिनों मैंने एन वन ओरिजिन्स जो कॉमिक सीरीज़ है उसकी अनबॉक्सिंग की थी और अब मैं लेकर आ गया हूँ इस कॉमिक सीरीज़ का रिव्यू। तो पिछले दिनों ये कॉमिक सीरीज़ मैंने पढ़ी और इस बारे में आज करेंगे हम डिस्कशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात ये दोस्तों कि इस कॉमिक सीरीज़ में जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 3 किताबें हैं। मुझे 3 किताबें मिली थी। कुछ अनबॉक्सिंग वीडियोज़ या फिर अनबॉक्सिंग रील्स वगैरह आप कह सकते हैं, उनमें यूट्यूब में मैंने देखा है कुछ लोगों को 4 किताबें भी मिली हैं। और मुझे वो लगता है वो इसलिए है क्योंकि ये जो आप किताब देख पा रहे हैं इशू 1, इसमें पहली किताब बेसिकली जिसमें इशू 1 और 2 दोनों ही हैं। और उसके बाद ये है इशू 3 और ये है इशू 4। तो 3 किताबें मुझे मिली हैं बट पूरी कहानी इसी में, ये कहानी मैंने पढ़ ली है इसलिए मैं कह सकता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले स्टोरी से। तो दोस्तों, इसकी कहानी लिखी है वरुण मल्होत्रा ने और कहानी कुछ इस तरह की है। समय के शुरुआत में जब यूनिवर्स क्रिएट हुआ तो फर्स्ट फाइव्स इमर्ज हुए, इन्हें आप फर्स्ट 5 प्लैनेट्स भी कह सकते हैं। एक सिक्स्थ प्लैनेट जो कि इनिशियली डॉर्मेंट था वो बाद में एक्टिव हो गया और आफ्टर एक मिलेनिया या कह सकते हैं कि काफ़ी सालों के बाद उसने बाकी 5 जो थे या बाकी 5 प्लैनेट्स जो थे उनको अटैक करना शुरू कर दिया और वो उनके एग्जिस्टेंस के लिए थ्रेटनिंग बन गया। तो इससे बचने के लिए फर्स्ट 5 ने बहुत सारे बैटल्स किए सिक्स्थ के साथ। काफ़ी सालों तक, काफ़ी लाखों सालों तक लड़ाइयाँ हुई और उसके बाद किसी तरह फर्स्ट 5 के जो वॉरियर्स थे जिन्हें हम एन 5 कहते हैं, उन्होंने सिक्स्थ को एक जेल में, एक तरह के प्रिजन में कैद कर लिया जिसे क्वांटम होराइजन कहते हैं। कट टू ईयर 2050। हमारी कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है मेजर वायु, ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर अ स्पेस मिशन। अब मिशन क्या है? मिशन है कि मून पर जाना है और मून पर जाकर एक केव या गुफा को इन्वेस्टिगेट करना है जिससे कि रेडियो सिग्नल्स रिसीव हो रहा है। हमारा हीरो इस मिशन को लीड करता है लेकिन वहाँ कुछ अजीबोगरीब हरकतें होती हैं। उस पर और उसके क्रू पर कुछ एलियंस अटैक करते हैं और उसे अपने बचपन की कुछ मेमोरीज भी दिखती हैं। इस प्रोसेस में उसे कुछ सुपर पावर्स भी मिलते हैं। ही स्टार्ट्स फ्लाइंग एंड फायरिंग एनर्जी बीम्स फ्रॉम हिज हैंड्स। उसे समझ आता है कि वो सप्रेस्ड मेमोरीज उसे कुछ याद दिलाना चाहती हैं और उन एलियंस से शायद उसका कुछ लेना देना है। फिर उसे अपनी माँ जो खुद भी एक सुपर पावर्ड बीइंग है उससे पता चलता है कि वो एक्चुअली एलियंस हैं। तो क्या वायु अपने ओरिजिन्स के बारे में जान पाता है? उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? क्या ये उसे पता चल पाता है? और आखिरकार क्या वो प्राइमोर्डियल सिक्स्थ को हरा पाता है? आगे की कहानी इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लोर करती है। दोस्तों, जैसा कि अभी तक आपने रियलाइज़ कर लिया होगा कि इस कहानी को समझना उतना आसान नहीं है। ये एक कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन है और इस तरह की कहानी को समझने के लिए आपको टाइम और स्पेस के कॉन्सेप्ट्स की कुछ आइडिया तो होनी ही चाहिए। जैसे टाइम डायलेशन क्या होता है, गैलेक्टिक जंप क्या होता है, वर्म होल्स क्या होते हैं, ब्लैक होल्स क्या होते हैं। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट से अगर आप अवगत नहीं हैं, अगर आप अवेयर नहीं हैं, तो ये कहानी आप पूरी तरह एंजॉय नहीं कर पाएंगे और आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बोझिल भी लगे और ये कहानी आप बीच में ही पढ़ना बंद भी कर दें। एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी तक मैंने कहानी के तौर पर आपको जो भी बताया है वो इन अ नटशेल है। वो बहुत ही ब्रीफ में आपको मैंने कहानी का आइडिया दिया है। इस कहानी में काफ़ी सारे सब प्लॉट्स हैं, काफ़ी नैरेटिव्स हैं और काफ़ी कुछ है जो साइमल्टेनियसली एक साथ घट रहा है। तो कहानी का जो प्रेमाइस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन है। स्टोरी टेलिंग का जो तरीका है वो थोड़ा सा नॉन लीनियर है। जैसे कि कहानी जब स्टार्ट होती है तो ईयर होता है 2025, फिर अचानक से हम 3,50,000 ईयर्स पीछे चले जाते हैं। फिर उसके बाद की जो कहानी है वो 2050 की कहानी है। तो कहानी आगे पीछे टाइम में जाती है और आपको काफ़ी कंसंट्रेट करके कहानी को पढ़ना पड़ता है, कहानी को पूरी तरह समझने के लिए और कहानी का पूरी तरह से मज़ा लेने के लिए। आर्टवर्क की अगर बात करें तो आर्टवर्क में इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। एनाटॉमी और फेशियल एक्सप्रेशन पर और काम किया जा सकता था। स्पेशली जो बैटल सीन्स हैं या जो बैटल सीक्वेंसेस हैं उनमें यह समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन किसको मार रहा है या एग्जैक्टली सीक्वेंस में हो क्या रहा है। तोड़ फोड़ और डिस्ट्रक्शन वाले सीक्वेंस में भी थोड़ा डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है और इसका कुछ क्रेडिट कलरिंग को भी जाता है। कलरिंग में चॉइस ऑफ कलर्स अगर बेटर होते तो ये जो
चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि समझना मुश्किल होता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ऐसा शायद नहीं होता। इसके अलावा इस पूरी कहानी में ऐसे कई सीक्वेंसेस हैं जो काफ़ी एपिक हैं। मतलब एग्जैक्टली उस मोमेंट में कहानी में क्या हो रहा है, उस हिसाब से अगर देखें तो वो बहुत ही फैसिनेटिंग मोमेंट्स हैं और बहुत ही ग्रैंड मोमेंट्स हैं। मतलब कि अगर आप मूवी में देखें तो वो मोमेंट्स आपको ऑस्ट्रक छोड़ दें। तो उस तरह के मोमेंट्स जब आप कॉमिक में पढ़ते हैं तो आर्ट वर्क और कलरिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है उन मोमेंट्स को एनहांस करने में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आर्ट वर्क और कलरिंग जो है उन मोमेंट्स को उतना एनहांस नहीं कर पाती है, और ये कहीं ना कहीं एक शॉर्टकमिंग है। इसके अलावा कहानी में ऐसे काफ़ी सारे जगह हैं या काफ़ी सारे डायलॉग्स हैं जहाँ पर कि चॉइस ऑफ वर्ड्स जो हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि वर्म होल्स का ज़िक्र है या फिर टाइम ट्रैवल का ज़िक्र है कहानी में। तो वर्म होल्स को यहाँ पे ताम टनल बोलते हैं। फिर उसी तरह से मूल आत्म, यम आत्म, इस तरह के बहुत सारे टर्म्स यूज्ड हैं जो कि आपको समझने में मुश्किल हो सकते हैं अगर आप कहानी ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। ये जो एक पेज है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पूरी कहानी में। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी प्रोवाइड करती हैं कि एग्जैक्टली कहानी में क्या हो रहा है, हु इज़ हु, एंड किसका क्या पर्पस है, कौन सा कैरेक्टर किस चीज़ के पीछे है। तो आप जब कहानी पढ़ेंगे तो ये पेज को आपको बार बार रेफ़र करना पड़ सकता है। लेटरिंग की अगर बात करें तो लेटरिंग जनरली ठीक है, बट कहीं कहीं फ़ॉन्ट जो है वो बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, जिसका कि मुझे कुछ मतलब नहीं समझ में आया कि अचानक से फ़ॉन्ट छोटे क्यों हो जाते हैं। इसके अलावा एडिटिंग में कुछ गलतियां हैं जो मैंने रियलाइज़ की हैं। एक जगह तो बहुत ही मेजर एक मिस्टेक है। एक स्पीच बबल है जिसमें कि रेफ़र किया जा रहा है प्राइमोर्डियल सिक्स्थ को, लेकिन वहाँ पे एक दूसरे कैरेक्टर रक बीच का नाम लिखा हुआ है। तो इस तरह की और भी एक आध गलतियां हैं जो मुझे एडिटिंग में दिखी हैं। इसके अलावा अगर किताब या फिर किताबों के ओवरऑल लुक और फील की बात करें तो किताबें काफ़ी अच्छी लगती हैं। मतलब कि आप अगर अंदर के पेजेस भी देखें, ये पेजेस हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा ग्लॉसी और मैट के बीच का कुछ मटेरियल है। मैपलिथो तो बिल्कुल भी नहीं है, और पेजेस बहुत पतले भी नहीं हैं। पेजेस थोड़े से मोटे हैं और कवर्स भी अच्छे बन पड़े हैं, और ओवरऑल किताब अच्छी दिखती है। सारे किताबों में ही स्टेपल बाइंडिंग है जैसा कि आप देख सकते हैं, और कवर्स में कंसिस्टेंसी है। अगर आप दूसरे कवर्स को भी देखेंगे तो पाएंगे कि कवर्स एक तरह के ही दिखते हैं। सब में जो मेन आर्टवर्क है उसके ऊपर एन1 ओरिजिन्स लिखा हुआ है, और फिर इशू नंबर है। इसमें इशू 1 एंड 2, इसमें 3 और इसमें 4, और यहाँ पे लेफ़्ट में बॉटम में सारे क्रिएटर्स के नाम। तो ये काफ़ी कंसिस्टेंट चीज़ है। पीछे भी आप देख सकते हैं इन दोनों किताबों में वैसे भी आर्टवर्क सिमिलर है, और बाकी जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, फ़ॉन्ट वगैरह, वो सब भी। इसमें आर्टवर्क अलग है। बाकी बॉटम में ISBN और क्यूरियस बिट पब्लिकेशन और उसके नीचे का जो डिस्क्लेमर वगैरह है वो सारा सेम है। और ये जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की गई है इन किताबों पर, ये काफ़ी सुंदर लगता है। मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है जिस स्टाइल से टाइटल लिखी हुई है या फिर जिस स्टाइल से कैप्शंस वगैरह लिखे हुए हैं, मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आए। अगर साइज़ कंपैरिजन करें तो ये किताबें हमारी जो नॉर्मल स्वयंभू या बुलजाई की जो ग्राफिक नॉवेल्स होती हैं उनके साइज़ के मुकाबले थोड़ी छोटी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा यज्ञा का एक इशू है बुलजाई का, तो साइज़ में आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा हाइट में भी कम है और विड्थ में भी कम है। अगर पेजेस की बात करें तो ये तीनों इश्यूज़ में ही पेजेस 24 से लेकर 40 तक वेरी करती हैं। तो किसी में 24 है, किसी में 28 है और किसी में 40 पेजेस हैं। आखिरी इशू में थोड़े ज़्यादा हैं, आई गेस 48 पेजेस हैं। प्राइस की अगर बात करें तो सारे में अलग अलग प्राइसेस हैं। ये 349 की है, ये 400 है, और ये 416 की है। ये पूरा बॉक्स सेट मैंने लिया था तो ये मुझे डिस्काउंट में करीब 800 रुपये की पड़ी थी। ज़्यादा डिटेल्स जानने के लिए इसका जो अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने बनाया था उसे आप देख सकते हैं इस लिंक पर क्लिक करके। तो ये था दोस्तों मेरी तरफ से N1 ओरिजिन्स
कॉमिक सीरीज़ का रिव्यू इन वन लाइन। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन कॉम्प्लेक्स स्टोरी टेलिंग, नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग, अगर आपको स्पेस टाइम के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में आइडिया है तो आप ये कहानी ज़रूर पढ़िए। ये आपको इंटरेस्टिंग लग सकती है। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में उतनी जानकारी नहीं रखते हैं और आप जनरली कॉम्प्लेक्स स्टोरी टेलिंग पसंद नहीं करते हैं तो फिर मैं ये कहानी आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, ये बुक्स आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, एक एडवाइस देना चाहूँगा उन लोगों को जिन्होंने मन बनाया है इस कॉमिक सीरीज़ को ख़रीदने का और पढ़ने का, कि एक बार आप इसको रीरीड ज़रूर करें। इट विल डेफिनेटली हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स बेटर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने ये कॉमिक सीरीज़ पढ़ी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। अब मुलाकात होगी आपसे एक दूसरे कॉमिक रिव्यू में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।